डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के नेक्स्ट टॉपिक हिमांक अवनमन या हिमांक मिति और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की उसमें स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी या हिमांक मिति। इससे पहले हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर चुके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है और हिमांक में अवनमन होता है। किसी द्रव्य का हिमांक वह ताप है जिस पर पदार्थ की ठोस तथा द्रव्य दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। कोई लिक्विड है, उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों कंडीशन में वेपर प्रेशर समान हो जाता है। सॉलिड और लिक्विड कंडीशन में वेपर प्रेशर समान हो जाता है तो वह ताप हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इससे पहले जो डेफिनेशन अपन ने क्वथनांक की थी तो उसमें क्या था, द्रव्य और उसकी वाष्प दाब समान हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, ठोस व द्रव्य का वाष्प दाब समान, क्योंकि इसमें जमता है, लिक्विड होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अर्थात इस ताप पर पदार्थ जमकर ठोस हो जाएगा। जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को विलय, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ, विलय अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोल दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अर्थात विलय की उपस्थिति में वाष्प दाब को कम करता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले, वही चीज़ है। विलयन बनता है, उसका वाष्प दाब कम होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था। विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। अभी क्या कह रहा है, उसका वाष्प दाब कम होता है और वाष्प दाब बराबर होगा तभी जमेगा वो। इसका मतलब वो जो है विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा। हिमांक में ये जो अंतर है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है। यदि हम विलायक या भिन्न सांद्रता के दो विलयनों के वाष्प दाब तथा ताप में ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि हमने इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में किया था, क्वथनांक उन्नयन में किया था, वैसा इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे और उससे प्रूव करेंगे। देखिए आपके डायग्राम में इसमें वाई एक्सिस पे अपन ने वेपर प्रेशर लिया है और जो एक्स एक्सिस है उस एक्सिस पे टेम्परेचर। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस। यहाँ पे ए जो कर्व है वो सॉल्वेंट के लिए है, बी है वो सॉल्यूशन 1 के लिए है और सी है वो सॉल्यूशन 2 के लिए है। एक कम सांद्रता का सॉल्यूशन और एक अधिक सांद्रता का सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन रहते हैं, 1 और 2। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले सॉल्वेंट है, इसका ये जो है वेपर प्रेशर है P, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है TF, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक सॉल्वेंट, ठीक। अब इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है। जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन में जो वाष्प दाब उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू है P1। किस पॉइंट पे, T1 पे, टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। और सॉल्यूशन 2 जो है उसका टेम्परेचर T2 और वाष्प दाब है वो P2।
अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, उस ग्राफ से ये थोड़ा सा उल्टा है। इसमें प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, फिर सॉल्यूशन 1 का कम है, फिर सॉल्यूशन 2 का और कम है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा है, उसके बाद इसका कम, इसका बाद कम होता है। अब इसमें बात करते हैं कि इसने क्या बताया है। जो चीज़ें हमने डायग्राम में देखी उन्हीं की चर्चा करते हैं। डायग्राम में शुद्ध विलायक अलग क्षमता के 2 सॉल्यूशन लिए गए, 1 और 2। इनका वाष्प दाब ताप वक्र, ठोस विलायक के ऊर्ध्वपातन वक्र, वाष्प दाब ताप वक्र से एक्स वाई तथा जेड बिंदुओं पर मिलते हैं। एक्स वाई और जेड पॉइंट्स पे मिलते हैं। इस प्रकार एक्स तथा वाई जेड से ताप अक्ष की ओर खींची गई लंब रेखाएं Tf, T1, T2 द्वारा प्रदर्शित होती हैं, जो डायग्राम में डिनोटेड हैं, रिप्रेजेंटेड हैं, जो क्रम से शुद्ध विलायक विलायन 1 और विलायन 2 के हिमांक बिंदु है। Tf मैंने आपको बताया था विलायक का, T1 पहले सॉल्यूशन का, T2 दूसरे सॉल्यूशन का, और ये प्रत्येक रूप से T1 और T2 Tf से कम है, दिख रहा है अपने को डायग्राम में। इसी प्रकार दाब अक्ष पर P, P1 तथा P2 के विलायक विलयन व विलयन क्योंकि हिमांक के संगत होगा। ओके, ये डायग्राम हमने देख लिया। अब बात करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वाष्प दाब तथा ताप में खींचे गए जो वक्र कर्व जो हैं उनके हिमांक के निकट लगभग सीधी रेखा मिलती है। जैसे अपने वाष्प दाब में की थी वैसे इसमें होती है, सीधे होता है, एक दूसरे के समान पैरेलल होता है। अतः त्रिभुज एक्स जेड ई तथा एक्स वाई डी समरूप है। एक्स जेड ई त्रिभुज एक्स जेड एंड ई, इसमें थोड़ा टेढ़ा दिखा है लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली सीधा माना जाता है, ऐसे बनता है। ठीक है, एक्स जेड ई और दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई डी। ये छोटा त्रिभुज है और इसी पे बना हुआ ये बड़ा त्रिभुज है, तो ये दोनों क्या हो गए, समरूप हैं। और यदि समरूप होते हैं तो इनके लिए जैसे ये लाइन है एक्स ई, ये लाइन एक्स ई बड़े वाले त्रिभुज में है, और छोटे वाले के लिए एक्स डी है, तो इनका जो अनुपात है वो इस तरह रहेगा। अनुपात को हम लोग बट्टा में लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं। वैसे ही ये जो लाइन है इसमें भी वैसा ही होगा। दिखाऊँ मैं आपको, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जेड ई वाई डिवाइडेड बाई वाई डी एंड एक्स ई एंड एक्स डी। एक्स ई मैंने आपको कहा था, एक्स ई लंबी लाइन है और एक्स डी छोटी है, उनका अनुपात से ऊपर नीचे कैसे भी लिखते हैं, एक्स ई एंड डिवाइडेड बाई एक्स डी। ये लिखा है जेड ई डिवाइडेड बाई वाई डी। अब इसमें देखो जेड ई, ये जेड ई है डिवाइडेड बाई वाई डी, होगी ना। ये बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है। ये इस त्रिभुज का बेस है और ये इसका लंब है, ये आधार है, ये लंब है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो जेड ई और वाई, जो ऊपर लिखेंगे, बड़ी वाली को ऊपर लिख दिया तो बड़ी वाली को लिख दो, छोटी वाली को छोटी वाली को। लेकिन दोनों इसमें यदि लंबी वाली लाइन बड़ा त्रिभुज है उसकी लिखते हैं तो इसमें भी लंबी। जेड ई डिवाइडेड बाई वाई डी एंड एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स डी। जेड ई क्या है, जेड ई लाइन तो ये वाली थी ना, ये यहाँ से ऊपर दिख रही होगी आपको, यहाँ से यहाँ तक। डायग्राम पहले बना लो पढ़ने से पहले। तो ये टी एफ माइनस T2, Tf में से T2 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये टेम्परेचर की इसकी इक्वल होगी। और वाई डी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसमें हो जाएगा Tf माइनस T1। ओके, देन एक्स ई जो लंब वाली लाइन थी वो, तो P माइनस P2 एंड P माइनस P1। P ज़्यादा है, ज़्यादा वाले को पहले लिखना है, बस ये याद रखना है। देन वी कैन राइट डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा Tf। डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा P2 डेल्टा P1। ये जो है राशि इसको हमने डेल्टा के रूप में, जहाँ डेल्टा P2 डेल्टा P1 वाष्प दाब में कमी तथा डेल्टा T2 और डेल्टा T1 हिमांक में कमी को दर्शाते हैं। अतः डेल्टा Tf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, डेल्टा Tf डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। या हम ये कह सकते हैं डेल्टा 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P2 एंड डेल्टा T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P1। सो वी कैन से डेल्टा Tf, डेल्टा Tf क्या है,
हिमांक में जो कमी है, हिमांक में अवनमन, और डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में कमी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे पहले वाले वाष्प दाब में हमने किया था, वाष्प दाब में वाले में हमने क्या किया था कि वाष्प दाब में कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक में उन्नयन, यहाँ पे हिमांक में अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन हिमांक अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है, अतः वाष्प दाब अवनमन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हिमांक अवनमन भी कोलिगेटिव या अनुसंख्यक गुण है। अत्यंत तनु विलयनों के लिए राउल के नियम के अनुसार वो पहले वाले ही रूल सारे फॉलो करेंगे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P लिखा था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। देन स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या होगी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और ये होगी कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो ये इस तरीके से W और कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, MW। देन वी कैन से डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा P दैट इज इक्वल टू दिस, इसको P माइनस पी एस तो डेल्टा P हो जाएगा ना। देन डेल्टा P इज इक्वल टू जो नीचे P था उसको इस साइड में ले आए, P W M M W। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, सो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म, ये टर्म जो है, ठीक है। अब इसमें है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वो लिख दिया अपन ने वैसा का वैसा। देन डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल k P स्मॉल w कैपिटल M डिवाइडेड बाई M स्मॉल m w। k एक समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किसी शुद्ध विलायक का अणुभार m और हिमांक पर वाष्प दाब P स्थिर होते हैं। किसी शुद्ध विलायक का अणुभार m कैपिटल M और हिमांक का वाष्प दाब P कांस्टेंट होते हैं। हिमांक पर वेपर प्रेशर तो फिक्स है, अपने को पता है, कोई भी शुद्ध विलायक है उसका, तथा k कांस्टेंट है ही, जैसे हमने उसमें किया था क्वथनांक में। अतः ये सब एक स्थिरांक हो गए, कौन कौन, P M और स्मॉल k, तो सब स्थिरांक k में लिखे जा सकते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू कैपिटल K बना दिया अपने इसको, और W M स्मॉल m एंड कैपिटल W नीचे आ गया। k नया स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसे अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन कांस्टेंट या हिमांक बिंदु स्थिरांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। ये विलायक की प्रकृति पर आश्रित है। बाद में फिर रिपीट कर रहा हूँ, विलायक की प्रकृति स्टार्टिंग में मैंने बता दिया थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है और ये कांस्टेंट भी करता है, और विलय की प्रकृति पर नहीं डिपेंड करते, केवल विलय की अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, विलय का 1 ग्राम अणुभार या 1 मोल, और कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम हो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कैपिटल K। अर्थात किसी विलायक का अवनमन स्थिरांक या हिमांक बिंदु स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के हिमांक में उत्पन्न अवनमन के बराबर होता है। किसी विलायक का अवनमन स्थिरांक या हिमांक बिंदु स्थिरांक किसी अवाष्पशील विलय के 1 ग्राम अणु या 1 मोल और 1 ग्राम विलायक में विलय करने विलायक के हिमांक में उत्पन्न अवनमन के बराबर होता है। ये सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली 1 ग्राम अणु अर्थात 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करना कठिन है। अतः हम 1000 ग्राम ले लेते हैं, और 1000 ग्राम लेने की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन मोलेलिटी के रूप में होगी। तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 1 मोल, और w इज इक्वल टू 1000 ग्राम रखने पर डेल्टा TF इज इक्वल टू K अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू KF, एंड K इज इक्वल टू 1000 इंटू KF, जैसा अपने क्वथनांक
उन्नयन में क्या था। अतः के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर हिमांक स्थिरांक कहलाता है। क्रायोस्फी कांस्टेंट मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक मृत्यु स्थिरांक के एफ हिमांक में उस अवनमन के बराबर होता है जो विलय के 1 ग्राम अणु 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। के एफ को डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल में व्यक्त करते हैं, जैसा कि अपन ने कवरत्ना उन्नयन स्थिरांक के जो मोलर स्थिरांक था उसको किया था। देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m एंड कैपिटल W। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये जैसा फॉर्मूला उसमें यूज किया था उसमें अपन ने के वी लिया था, यहाँ के एफ लेते हैं। एंड आर टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 एल एफ। एल एफ है लेटेंट हिमांक की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। आर की वैल्यू 2 कैलोरी प्रति मोल लेते हैं, कैलोरी में लेते हैं, तो ये 0.002 टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एफ हो जाता है। टी एफ 273 केल्विन, केल्विन में लेंगे, और एल एफ 80 कैलोरी। के एफ इज इक्वल टू 0.02 इंटू 273 इंटू 273 स्क्वायर था डिवाइडेड बाई 81.856 आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आता है। इसलिए ये जो अपन थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं ये सही है, और इसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।